नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके रीट परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपके अध्यापक भर्ती परीक्षा दोनों दृष्टिकोण से एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो रीट परीक्षा में तो आपके लगभग हर एक विषय में ये उपयोगी है, और अध्यापक भर्ती परीक्षा में शिक्षण रीति विज्ञान जहाँ भी है उस सब जगह इस पहले टॉपिक से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हम जो शुरुआत कर रहे हैं, आज हम मुख्य रूप से कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिनको हम कॉमन टॉपिक्स बोल सकते हैं। ये कॉमन टॉपिक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके जैसे मान लो रीट में अलग अलग विषय हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के अलावा आपके हिंदी भाषा जो है प्रथम, संस्कृत भाषा द्वितीय के रूप में आप लेते हैं, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड आप ले रहे हैं। और उसके अलावा एसएसटी है, एसएसटी वालों के लिए, साइंस वालों के लिए साइंस और मैथ्स है, ईवीएस वालों के लिए, लेवल 1 वालों के लिए ईवीएस है और मैथ्स है। तो ये अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं रीट में। इन सभी सब्जेक्ट्स में ये ऐसे टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं है शिक्षण के लक्ष्य उद्देश्य लगभग सभी जगह आते हैं। साइकोलॉजी में भी ब्लूम के बारे में मूल्यांकन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, कैसे हैं वो हम पढ़ेंगे आगे। शिक्षण सहायक सामग्री आपके इन सभी तीनों पार्ट्स के अंदर पूछी जाती है। मापन मूल्यांकन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। और एक रीट भर्ती परीक्षा में इस एक टॉपिक में से, मापन मूल्यांकन में से कम 10 से लेकर 15 तक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अपने आप में एक टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। आप बड़े बड़े विषय पढ़ते हैं, उन विषयों में जैसे बायोलॉजी, साइंस वालों के लिए बायोलॉजी में 7-8 प्रश्न पूछेंगे रीट में, पूरी बायोलॉजी में से 7 प्रश्न पूछेंगे। यहाँ हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे 7-8 लेक्चर्स का, उस एक टॉपिक में से 12 से 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ये ग्रेविटी आपको तय करनी है किसी भी टॉपिक को पढ़ने की, कि मुझे किस गहराई तक जाकर इन टॉपिक्स को पढ़ना है। ये टॉपिक्स विशेष रूप से ऐसे हैं जो चाहे तो आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अभी तक खोला नहीं गया कि क्या क्या है, लेकिन ये पक्का आएंगे। जैसे लेवल 1 वालों के तो कम से कम 40 मार्क्स, लगभग 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 में 8-8 नंबर के, कुल मिला के 40 नंबर की शिक्षण रीति विज्ञान है। हर एक के अंदर ये होगी, तो वहाँ कम से कम 15-20 नंबर का ये आपका एक टॉपिक कवर करेगा। एक आपका साइकोलॉजी जो है पूरी 20 नंबर की कवर कर रही है। तो इस प्रकार एसएसटी में भी 20 नंबर का ये है, साइंस में भी है 20 नंबर का, तो उसमें भी 5-7 10 नंबर के क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से पक्का पूछे जाएंगे। तो ये दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए ये टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ते समय इसको हमें ध्यान देना है, रीट पास करने में भी उपयोगी रहेगा, और शिक्षक भर्ती परीक्षा में मार्क्स कैसे कितने ज़्यादा आए उसके लिए भी ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। इसमें से ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो मैं लूँगा आपके। इन 2 टॉपिक की क्लासेस मेरी रहेगी, बाकी एसएस यादव सर आपकी क्लासेस हो ही गई होगी। हाँ, जब सबसे पहले अब शुरू करते हैं हम शिक्षण के लक्ष्य व उद्देश्य। शिक्षण के लक्ष्य व उद्देश्य, शिक्षण के लक्ष्य उद्देश्य एक्चुअल में है क्या, क्या समझते हैं इससे आप? लक्ष्य व उद्देश्य, देखिए इस टॉपिक को हम शुरू करें। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। लक्ष्य को आप एम्स बोल सकते हो, उद्देश्य को आप ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो। एक बार एक पेपर में इंग्लिश में जरूर याद करना है इसको। एक प्रश्न पत्र ऐसा था जिसमें उद्देश्य को एम लिखा गया था और ऑब्जेक्टिव को प्राप्य उद्देश्य लिखा गया था। तो हमें इंग्लिश वर्जन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से याद रखना है। शिक्षण प्रक्रिया कोई सी भी हो, उसके ऑब्जेक्टिव जब तक क्लियर नहीं है तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि आप लोग आगे जाके एक यदि अच्छे शिक्षक बनते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपके यदि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअल में होते क्या हैं, ये आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट है, तो आप पढ़ा भी ठीक से पाएंगे। तो ये मार्क्स आपके अच्छे ला रहे हैं ये अलग बात है,
मार्क्स अच्छे दिलवाने के अलावा ये टॉपिक आपके अंदर एक अच्छे शिक्षक के गुण पैदा करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको वैसे भी हमें बहुत तरीके से पढ़ना है। अब है क्या लक्ष्य का मतलब क्या है? एम्स। लक्ष्य का मतलब एंड टारगेट है। हमारा अंतिम टारगेट क्या है? एंड टारगेट है। एक्चुअल में ये साध्य है जिसे मुझे प्राप्त करना है। साध्य और साधन के उदाहरण जानते होंगे आप गांधी जी की। गांधी जी का मानना है कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। साध्य का मतलब वो जिसे मुझे प्राप्त करना है, साधन का मतलब वह चीजें जिनके माध्यम से मुझे उस तक पहुंचना है। तो एम जो है वो शिक्षण का साध्य है, ये हमारा एंड टारगेट है। जैसे हम आपको शिक्षण करवाते हैं, 10वीं क्लास में आपको पढ़ाया था, 12वीं क्लास में आपको पढ़ाया था, तो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का एक अंतिम साध्य, अंतिम टारगेट ये है कि आप लोग आगे जाके इस देश के आदर्श नागरिक बने। आदर्श नागरिक बनाना ये शिक्षण का साध्य है, अंतिम टारगेट है। आप लोग पहले 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, 10वीं क्लास में आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। उसके बाद में 12th क्लास में आप आ गए, वहाँ पे आपके मार्क्स अच्छे आए, ये आपका वहाँ का उद्देश्य था। फिर आपने ग्रेजुएशन की, बीए बीएससी की आपने, फिर अभी रीट एग्ज़ाम दोगे आप। रीट देने के बाद में अध्यापक भर्ती परीक्षा दोगे और टीचर बनने के बाद में आगे जाके इस देश के बच्चों को आप पढ़ाओगे और उनका भविष्य संवारोगे और खुद एक आदर्श नागरिक बनने की भूमिका में आ जाओगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया हुई है, उस संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का एक जनरल पर्पज है, एक सामान्य प्रयोजन है। और वो सामान्य प्रयोजन ये है कि आप आगे जाके इस देश के आदर्श नागरिक बने। और ये पहले से निर्धारित है कि मुझे आपको आदर्श नागरिक बनाना है। तो शिक्षण का लक्ष्य जो है वो पहले से निर्धारित साध्य होता है जिसे प्राप्त करना होता है, और इस साध्य को प्राप्त किया जाता है छोटे छोटे साधनों के माध्यम से। तो लक्ष्य के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या आ गई? नंबर 1, ये एंड टारगेट है। नंबर 2, ये साध्य है, यानी कि जिसे मुझे प्राप्त करना है, साध्य है। और नंबर 3, यह सामान्य प्रयोजन है। सामान्य प्रयोजन है। कैसे है सामान्य प्रयोजन? देखो। और नंबर 4 इंपॉर्टेंट बात है, ये शिक्षण प्रक्रिया को मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये 4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं शिक्षण के लक्ष्य के संबंध में। लक्ष्य की 4 इंपॉर्टेंट क्या है? ये एंड टारगेट है, ये साध्य है, ये जनरल पर्पज है, सामान्य प्रयोजन है, और ये शिक्षण प्रक्रिया को मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं। देखो कैसे भाई, आप लोगों को बचपन से पढ़ाया जा रहा है। जब आप 5वीं में थे, 6वीं में थे, 9वीं में आए, 10वीं में आए, 12वीं में, बीएससी, बीए, रीट, सब जगह आपको पढ़ाने का वहाँ का एक विशिष्ट प्रयोजन था। ये जनरल पर्पस कैसे, इसको समझना आप। शिक्षण के उद्देश्य हो या पूरी टीचिंग हो, इस पूरी टीचिंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को शब्द अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। यदि आप शब्दों को सही से पकड़ पा रहे हैं तो साइकोलॉजी और शिक्षा शास्त्र 2 ऐसे विषय हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप एक एक शब्द पकड़िए कि यह साध्य कैसे है, ये समझ आ गया हमारा, क्योंकि ये हमें प्राप्त करना है अंत में। ये जनरल पर्पज कैसे हैं, ये सामान्य प्रयोजन कैसे हैं, ये समझो आप। यहाँ पे 10वीं क्लास में जब आप पढ़ रहे होते हैं, 10th क्लास में जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो उस 10th क्लास में पढ़ने का एक विशिष्ट प्रयोजन होगा, एक स्पेसिफिक पर्पज होगा। और उस 10th क्लास में आप लोगों के पढ़ने का, जैसे मान लो स्पेसिफिक पर्पज ये है कि आपके मार्क्स अच्छे आए, नंबर अच्छे आए, आपके अंक अच्छे आए, आपके हिंदी में नंबर अच्छे आए, संस्कृत आप ठीक से पढ़ें, गणित का आपको ज्ञान हो। ये 10वीं क्लास में पढ़ने का एक स्पेसिफिक पर्पज है, एक विशिष्ट प्रयोजन है। उसके बाद जब आप 12वीं क्लास में आए तो वहाँ का एक विशिष्ट प्रयोजन ये हो गया कि आपके फिजिक्स में नंबर ठीक आए, बायोलॉजी में नंबर ठीक आए। वो 12वीं क्लास के पढ़ने का अपना एक विशिष्ट प्रयोजन है।
फिर जब आप बीए में आए तो वहाँ का अलग पर्पज हुआ। अब आप जब रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये पर्पज है कि मेरे 90 नंबर से ऊपर कैसे आए और उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। ये इस रीट भर्ती परीक्षा का एक विशिष्ट प्रयोजन है। और शिक्षक भर्ती परीक्षा जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ का होगा कि मुझे टॉप कैसे करना है ताकि मेरा मेरिट में मार्क्स नंबर आ जाए। तो हर एक स्टेप को पढ़ने का अपना एक विशिष्ट प्रयोजन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इस संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आपको पढ़ाने का एक सामान्य प्रयोजन और था। ये तो विशिष्ट था। 10वीं में पढ़ना 10वीं का विशिष्ट प्रयोजन था, 12वीं में पढ़ना 12वीं का विशिष्ट प्रयोजन था। लेकिन 10वीं में हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे ग्रेजुएशन में हो, चाहे 6वीं में हो, हर जगह आपको शिक्षण देने का, आपको शिक्षा देने का एक जनरल पर्पज ये था कि आप आगे जाके इस देश के आदर्श नागरिक बने। आप आगे जाके इस देश के आदर्श नागरिक बने। ये इस पूरी शिक्षण प्रक्रिया का एक जनरल पर्पस था। इसलिए बोला जाता है कि लक्ष्य जो है वो कौन सा प्रयोजन होते हैं? सामान्य प्रयोजन, जनरल पर्पज होते हैं। और ये जो छोटे छोटे पर्पज हैं, जो विशिष्ट पर्पज हैं, इन्हें हम बोलते हैं शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य जो है वो विशिष्ट पर्पज होते हैं, विशिष्ट प्रयोजन होता है। ये उद्देश्य हैं जो साधन के रूप में काम करते हैं। समझ आ गई मोटी मोटी बात? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एंड टारगेट है। लक्ष्य साध्य है, ऐसा साध्य है जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया को मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं। लक्ष्य एक सामान्य प्रयोजन है और इस साध्य को प्राप्त करने के लिए जो छोटे छोटे बहुत से पद हैं, बहुत से साधन हैं, इन सभी छोटे छोटे पदों को शिक्षण के उद्देश्य कहा जाता है। इन दोनों के बीच का एक बड़ा अंतर, गहरा अंतर आप समझना, ठीक है? तो यही है शिक्षण के लक्ष्य का मतलब। किसी शैक्षिक प्रक्रिया के लिए निर्धारित सामान्य प्रयोजन लक्ष्य कहलाते हैं। जैसे शिक्षण का एक सामान्य प्रयोजन है आदर्श नागरिक बनना। अब देखिए, एक आपके शिक्षा शास्त्री थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, कार्टर वी गुड। इनकी परिभाषा लक्ष्य की हमें थोड़ी बहुत याद रहनी चाहिए। कार्टर वी गुड का कहना है कि लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो शिक्षण प्रक्रिया को मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करता है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इनकी परिभाषा में। क्या क्या होगी? एक तो ये पूर्व निर्धारित साध्य है जो हम पढ़ते हैं, और ये किसी भी क्रिया को या शिक्षण प्रक्रिया को मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? आपका लक्ष्य क्या है? आदर्श नागरिक बनना। जब आदर्श नागरिक बनना आपका लक्ष्य है तो आप उसी दिशा में पढ़ाई करेंगे। आपकी पढ़ने की दिशा जो है वो वैसी होगी। लेकिन यदि आपका लक्ष्य आदर्श नागरिक बनना नहीं हो के कि पुष्पा बनना है, मुझे तो पुष्पराज बनना है, क्लास के अंदर मान लो कि सर ने कहा कि अच्छे से पढ़ाई नहीं करो, बाहर जाओ, बाहर जाके एक टांग के ऊपर दूसरी टांग देकर बैठ गया, ये भी मेरी वो भी मेरी, स्टाइल मेरी पुष्पा की रहने वाली है, तो आपकी शिक्षण प्रक्रिया उस टॉप क्लास गुंडा बनने की तरफ जाएगी। यानी कि आप जो शिक्षा ले रहे हैं वो किस दिशा में मार्गदर्शित होगी, ये आपका जो अंतिम टारगेट है वो निर्धारित करेगा। आपका एंड टारगेट है आदर्श नागरिक बनना, तो आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपका एंड टारगेट है बढ़िया सा गुंडा बनना, तो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये अंतिम टारगेट, एंड टारगेट, यही तो हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य हमारी शिक्षण प्रक्रिया को मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, यह परिभाषा है कार्टर वी गुड की। दो बातें हैं, पूर्व निर्धारित साध्य और शिक्षण प्रक्रिया को मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं शिक्षण के उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? लक्ष्य का मतलब अभी हमने समझा क्या है। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति में, जैसे मान लो एक छोटा सा हम डायग्राम तैयार करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये मेरा शिक्षण का अंतिम टारगेट है, जिसे हम कहते हैं कि ये मेरा साध्य है, ये मेरा लक्ष्य है, और लक्ष्य ये है कि मुझे आदर्श नागरिक बनना है। ठीक है, और ये जो लक्ष्य है, जो आदर्श नागरिक बनना है, ये किस प्रकार का प्रयोजन है? ये सामान्य प्रयोजन है, जनरल पर्पज है, सामान्य प्रयोजन है। ठीक है,
अब इस आदर्श नागरिक बनने के इस पूरे मेरे जीवन के विभिन्न वर्षों में जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है, इस दौरान ये सारी काम आएगी। मान लो ये सबसे पहले आप 10th क्लास में थे, 10th क्लास में आपके अच्छे मार्क्स आए, ये आपके शिक्षण का एक उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद में जब आप 12th क्लास में आए तो वहां पे आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ये भी शिक्षण का उद्देश्य है। फिर आपने रीट एग्जाम पास करने के बारे में विचार किया, ये भी इस शिक्षण का इस समय इस साल का क्या है, उद्देश्य है। अध्यापक भर्ती परीक्षा आपने पास की और आगे जाके फिर आप अच्छे नागरिक बन गए, ये भी शिक्षण का क्या है, उद्देश्य है। तो 10वीं क्लास में नंबर लाना ये मेरा एक शिक्षण का अलग उद्देश्य था, स्पेसिफिक पर्पस था, विशिष्ट प्रयोजन था। ये सब अपने अपने एक विशिष्ट प्रयोजन है, हर वर्ष का अपना एक विशिष्ट प्रयोजन है, ठीक है। लेकिन यहां पे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एक जनरल पर्पज है कि आप जाके आगे देश के आदर्श नागरिक बने, यहां से भी आदर्श नागरिक बने। हर जगह मुझे आपको जो शिक्षा देनी है, कोई भी आपको जो शिक्षा दी है जिसने भी, हर स्तर पर उस संपूर्ण शिक्षण का एक सामान्य प्रयोजन ये है कि आप इस देश के आदर्श नागरिक बने, और ये हमारा लक्ष्य कहलाता है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति में जो ये छोटे छोटे पद होते हैं, ये जो छोटे छोटे पद हैं, यही शिक्षण के उद्देश्य कहलाते हैं। तो उद्देश्य क्या हुए? उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति में छोटे छोटे पद होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ साधन होते हैं, जिन्हें हम उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। अब लक्ष्य और उद्देश्य के बीच में अंतर क्या है, इनके बीच में फर्क क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है आपके जनरली, और आपको करने की कुछ जरूरत है नहीं। अब यदि आपने इन दोनों को अच्छे से समझा है तो लक्ष्य और उद्देश्य के बीच का अंतर बड़े आराम से समझ लोगे। डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो लक्ष्य कौन सा प्रयोजन हुआ? विशिष्ट प्रयोजन। जो परिभाषा हमने पढ़ी है उसी में से आएगा, आप खुद निकाल लीजिएगा। लक्ष्य कैसा प्रयोजन हुआ? विशिष्ट प्रयोजन। जबकि उद्देश्य कैसा प्रयोजन हुआ? सॉरी, लक्ष्य कैसा प्रयोजन है? सामान्य प्रयोजन, जनरल पर्पज। जबकि उद्देश्य कैसा प्रयोजन है? विशिष्ट प्रयोजन, ठीक है। अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था। अच्छा, किसको प्राप्त करना आसान है? जल्दी किसको प्राप्त किया जा सकता है? लक्ष्य को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो लक्ष्य किस प्रकार के होते हैं? दीर्घकालीन होते हैं। भाई, आदर्श नागरिक बनना ये इतना आराम से थोड़ी हो सकता है, ये दीर्घकालीन होते हैं। जबकि उद्देश्य जो है वो कैसे होते हैं? अल्पकालीन होते हैं, अल्पकालीन होते हैं। व्यापक कौन से होंगे? लक्ष्य व्यापक होते हैं, जबकि उद्देश्य जो है वो संकुचित होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, आप उद्देश्य का मतलब तो समझ गए ना। 10वीं क्लास में नंबर लाना ये हमारा उद्देश्य है, आदर्श नागरिक बनना ये हमारा लक्ष्य है। तो 10th क्लास के अंदर मेरे हिंदी में अच्छे मार्क्स आए, गणित में अच्छे मार्क्स आए, ये क्षेत्र बड़ा संकुचित सा है, छोटा सा क्षेत्र है कि ठीक है मार्क्स आ जाए, बात खत्म, मेरी उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। लेकिन 10वीं क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं तो एक जनरल पर्पज और छुपा हुआ है, वो ये है कि आदर्श नागरिक बनना। क्या बन जाओगे आप? नहीं बन पाएंगे उस समय। तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि उद्देश्य का क्षेत्र संकुचित होता है। इसको बहुत कम समय में बहुत कम साधनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसको प्राप्त करना थोड़ा सा जटिल है। अब चूंकि ये व्यापक होते हैं, इस वजह से ये अस्पष्ट होते हैं, अनिश्चित होते हैं, जबकि उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होते हैं। अब देखो ये कैसे, रटने की जरूरत नहीं है भाई। हमारा 10वीं क्लास में शिक्षण का एक उद्देश्य ये था कि हिंदी में अच्छे मार्क्स आए। तो क्या ये स्पष्ट उद्देश्य नहीं था? एकदम स्पष्ट था कि हाँ ठीक है, मार्क्स आने चाहिए, बात खत्म। लेकिन उसी शिक्षण के दौरान हमारा एक पर्पस था कि आदर्श नागरिक बनना। क्या उस समय हमारी ये बात स्पष्ट थी? बिल्कुल नहीं थी।
तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो एंड टारगेट है वो क्या है, इस बात की अस्पष्टता रहती है, जबकि क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें प्राप्त करने हैं ये बात एकदम स्पष्ट और एकदम क्लियर रहती है। ठीक है, इनका मापन जो है वो कठिन है। कितनी मात्रा में आदर्श नागरिक बनोगे, क्या ये आराम से माप सकते हैं आप? नहीं। जबकि इनका मापन सरल और स्पष्ट है। मापन बड़ी सरलता से किया जा सकता है और स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। अच्छा, लक्ष्य जो है लक्ष्य विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। यदि मैं कहूं केवल विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा लक्ष्य प्राप्त हो जाए, केवल आपको टीचर्स पढ़ाए और आप आदर्श नागरिक बन जाओ, ऐसा संभव नहीं है। जबकि उद्देश्य केवल विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। केवल विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। कारण क्या है? इसका संबंध हमारे समाज और राष्ट्र से होता है। इसलिए केवल शिक्षक शिक्षार्थी प्रक्रिया के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती, जबकि इसका संबंध मोटे रूप से शिक्षक शिक्षार्थी से होता है, इसलिए इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये साध्य होता है, जबकि उद्देश्य साधन होते हैं। और एक हमने पढ़ा था कि लक्ष्य जो है वो शिक्षण प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं। मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जबकि उद्देश्य है वो लक्ष्य का एक भाग होता है। लक्ष्य का एक भाग होता है। ये इनके बीच में मोटा मोटे अंतर है। अंतर आपने आराम से समझ लिए होंगे। पहला अंतर हमने ये देखा था कि लक्ष्य जो है वो एक जनरल पर्पज या सामान्य प्रयोजन होता है, जबकि उद्देश्य एक विशिष्ट प्रयोजन होता है। क्यों है? बड़े आराम से समझा था हमने। फिर ये दीर्घकालीन होते हैं, ये अल्पकालीन होते हैं। ये व्यापक होते हैं, उद्देश्य संकुचित होते हैं। ये अस्पष्ट होते हैं, उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। लक्ष्य का मापन करना कठिन है, उद्देश्य का मापन आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद में ये केवल विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसका संबंध समाज व राष्ट्र से होता है। इन्हें केवल विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह खुद साध्य है, जबकि ये साधन होते हैं। और ये लक्ष्य जो है वो शिक्षण प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं। उद्देश्य लक्ष्य का एक भाग होता है। ये मोटे मोटे इनके बीच में अंतर। तो शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, ये बात हमें स्पष्ट रूप से पता चल गई। और अब एक प्रश्न आया हुआ है, उसको करते हैं। रीट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था आपके कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है शिक्षा कार्यक्रम में। अब यहाँ पे जो इन्होंने इंग्लिश वर्जन लिया था, ये प्रश्न इसीलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। यहाँ पे इंग्लिश में उद्देश्य को एम लिखा हुआ था, और जो प्राप्य उद्देश्य है, प्राप्य उद्देश्य, इसका इन्होंने लिखा था ऑब्जेक्टिव्स। इसीलिए इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा याद रहना चाहिए आपको। तो यहाँ इस प्रश्न में उद्देश्य का मतलब लक्ष्य है और प्राप्य उद्देश्य का मतलब उद्देश्य। अब करना, आप समझना इसको। शिक्षा कार्यक्रम में लक्ष्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, अभी भी पढ़ी थी हमने। केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, उद्देश्य नहीं है। यहाँ ये एम है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। कथन में बोल रहा है कि केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकती। ये बात भी एकदम ठीक है। प्राप्य उद्देश्य या उद्देश्य विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल किए जा सकते हैं, ये बात भी सही है। उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य समान होते हैं। इतने सारे अंतर पड़े, समान कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब ये कथन गलत है। ये प्रश्न रीट परीक्षा में पूछा गया था। ठीक, तो अभी हमने शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य के बीच में क्या अंतर है, एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं, ये देखा है। अब ये जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि बीएस ब्लूम साहब ने कहा कि इनके बिना मूल्यांकन करना संभव नहीं है। तो इसका वर्गीकरण किया जाए, और इसके वर्गीकरण को लेके एक ऐतिहासिक क्रम है। उस पूरे क्रम को हम समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण हुआ था। सबसे पहले 1948 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कन्वेंशन हुई थी बॉस्टन में। 1948 की बात है। बॉस्टन जगह थी अमेरिका में। बॉस्टन टी पार्टी आप पढ़ते होंगे।
इस जगह पर एक अमेरिका के साइकोलॉजिकल जो एसोसिएशन है उसका एक कन्वेंशन हुआ था, उसकी एक मीटिंग हुई थी। ये एक छोटी सी कहानी है, इसको समझना आप। शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया था। इस मीटिंग में अमेरिका के जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थे, इन सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनर्स को बुलाया गया था। ठीक है, और चर्चा चल रही थी कि मूल्यांकन कैसे किया जाए, किस प्रकार से होना चाहिए, बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए। तो इसी मीटिंग में एक व्यक्ति बैठे थे, उस व्यक्ति का नाम, वो शिकागो यूनिवर्सिटी के थे, शिकागो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर या प्रोफेसर, नाम था बेंजामिन एस ब्लूम। बेंजामिन एस ब्लूम। बेंजामिन एस ब्लूम साहब ने यहाँ कहा कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मूल्यांकन की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो पढ़ाई आप लोग करवा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यही निर्धारित नहीं है। आपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण तक प्रस्तुत नहीं किया है, कैसे काम चलेगा। तो इन्होंने कहा सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें सभी को मिलकर शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो सभी ने कहा बात तो ठीक है, तो कैसे करें। यहीं से बहुत सी अनौपचारिक बैठकों का दौर चला और एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी का नाम था ए कमेटी ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनर्स। और इस कमेटी का अध्यक्ष किसको बना दिया गया था, बेंजामिन एस ब्लूम साहब को। ब्लूम साहब को इस कमेटी का अध्यक्ष बना के उनको कहा गया कि आप भाई साहब जो हैं शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे। ये टास्क इनको दे दिया। इन्होंने बोला ठीक है हम करेंगे प्रस्तुत। काम करना शुरू कर दिया। 1948 की बात थी ये। इन्होंने काम करना शुरू किया और काम करते करते इनको हो गया 1956, 1956। 1956 में ब्लूम और उसके साथियों द्वारा सबसे पहले एक पुस्तक का विमोचन किया गया और इस किताब का नाम क्या था, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हैंडबुक 1 कॉग्निटिव डोमेन। टैक्सोनॉमी, इंपॉर्टेंट है ये नाम, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हैंडबुक 1 कॉग्निटिव डोमेन। ये पूरा नाम था किताब का। आपके एग्जाम में केवल ऊपर ऊपर तक पूछा जाता है, ठीक है। ये पुस्तक थी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स, हैंडबुक 1 कॉग्निटिव डोमेन। इसके अंदर मुख्य रूप से बेंजामिन एस, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ब्लूम साहब इसके मुख्य एडिटर थे। साथ में और भी थे जिनको एडवर्ड फोस्ट, क्राथवाल, ये इनका इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाता, केवल एक ही नाम, ब्लूम और उसके साथियों के द्वारा। इस किताब में इन्होंने किया क्या था, 1956 में ये पुस्तक आई थी। इस पहली पुस्तक में जो 1956 में आई थी, इन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों को मानव व्यवहार के 3 पक्ष के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ये क्रियात्मक शब्द थोड़ा ठीक नहीं है, ये गलत है। क्रियात्मक की जगह हम यूज ले सकते हैं मनोगत्यात्मक, क्योंकि एक प्रश्न पूछा गया उसको अभी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। मनोगत्यात्मक, साइकोमोटर, इंग्लिश वर्जन इसीलिए बहुत जरूरी है। तो पहली किताब में इन्होंने किया क्या था, 1956 में जो प्रकाशित की थी, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षण के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। कौन कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, ठीक है। इसी पुस्तक में इन्होंने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को आगे चल के 6 भागों में विभाजित किया था। यह काम केवल पहली पुस्तक में हुआ है। पूरा नाम क्या है उसका, ए टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हैंडबुक 1 कॉग्निटिव डोमेन। तो इसी किताब में जो ये कॉग्निटिव डोमेन है, ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है, इसको आगे जाके 6 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मैंने अभी इसको क्रियात्मक को काटा है, आपकी समस्या होगी कि सर हमने तो आज तक क्रियात्मक पढ़ा है, ये कैसे काट दिया आपने। ये क्रियात्मक शब्द जो है ये गलत है। कभी भी ब्लूम साहब ने अपनी पुस्तक में क्रियात्मक शब्द काम में नहीं लिया। एक्चुअल में इसके पीछे की कहानी बताता हूं मैं आपको। एक वैज्ञानिक और थे, अर्नेस्ट आर हिलगार्ड। अर्नेस्ट
आर हिलगार्ड। अर्नेस्ट आर हिलगार्ड महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड। ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड। इस पुस्तक में हिलगार्ड महोदय ने मानव मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं बताई थी, मानव व्यवहार की 3 अवस्थाएं बताई थी। और ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इंग्लिश में नाम क्या है इसका, ये बहुत जरूरी है। ज्ञानात्मक को बोला था कॉग्निटिव, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसा ब्लूम साहब का नाम था। भावात्मक का अफेक्टिव और क्रियात्मक का मतलब यहां था कॉनेटिव। ठीक है, तो ये जो 3 भाग बताए हैं ये मानव मस्तिष्क के 3 अवस्थाएं हैं, ये मानव व्यवहार के 3 पक्ष हैं, जिसे अर्नेस्ट आर हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड में बताया था। यहीं से आपका रीट में एक प्रश्न पूछा गया था 2017 में। वो प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से ब्लूम के वर्गीकरण में नामित उद्देश्य नहीं है। ब्लूम के वर्गीकरण में नामित उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य ऐसा है जिसका ब्लूम के वर्गीकरण में नाम नहीं है? यह प्रश्न था आपका। और ऑप्शंस थे, ऑप्शंस ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी क्रियात्मक और ऑप्शन डी मनोप्रेरणा। ये 4 ऑप्शंस थे। सभी ने आंसर इसमें मनोप्रेरणा किया था। सभी आंसर की जो आई थी उसमें भी सभी लोगों ने मनोप्रेरणा किया था, लेकिन एक्चुअल आंसर इसका क्या था? क्रियात्मक। ध्यान देना, इस प्रश्न के इंग्लिश वर्जन में ये था कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर। तो ये जो कॉग्निटिव की अवधारणा ये किसकी थी? अर्नेस्ट आर हिलगार्ड की। और ये कोई शिक्षण के उद्देश्य नहीं है, ये मानव मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं हैं। इन्हीं मानव मस्तिष्क की 3 अवस्थाओं या मानव व्यवहार के 3 पक्षों के आधार पर ब्लूम साहब ने अपनी पुस्तक में शिक्षण के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। और ये 3 भाग कौन कौन से थे? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा या मनोगत्यात्मक। क्रियात्मक शब्द साइकोमोटर के लिए ठीक नहीं है, सभी किताब वाले यूज करते हैं, ठीक है। जब तक इसके इंग्लिश वर्जन में साइकोमोटर आएगा तो क्रियात्मक नाम चलेगा आपका, लेकिन जैसे ही क्रियात्मक के आगे कॉग्निटिव शब्द आ गया तो वो गलत है। तो आपको ये मनोप्रेरणा या मनोगत्यात्मक ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको तो इसका इंग्लिश नाम याद कर लो। हिंदी में इसको ऐसे ही लिखा करो आप, तो साइकोमोटर, साइकोमोटर ये शब्द हमेशा रहेगा और ये एग्जैक्ट है, ये सही है। ठीक है, ये काम हो गया। 1956 में ब्लूम साहब ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में बांट दिया और इसी पुस्तक में इन्होंने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को 6 भागों में बांट। इनको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में इन्होंने कहा KGF 1 आई है, KGF 2 भी आएगी। दोबारा से मैं भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण भी प्रस्तुत करूंगा, रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं। तो इन्होंने फिर क्या किया, 1964 में ब्लूम साहब के साथ 2 व्यक्ति और आगे, क्राथवाल और मसीहा। तो अब की बार 3 व्यक्ति हो गए, ब्लूम, क्राथवाल और मसीहा। इन तीनों ने मिलकर ये पुस्तक निकाली, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हैंडबुक सेकंड अफेक्टिव डोमेन, ब्लूम, क्राथवाल और मसीहा। और इस पुस्तक में इन्होंने अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा? भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा। ठीक है, सबसे पहले 1948 में बोस्टन में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये तय किया गया, एक कमेटी का निर्माण किया गया। उस कमेटी का अध्यक्ष बेंजामिन एस ब्लूम को बना दिया गया। ब्लूम साहब को ये कहा कि आप शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे। ब्लूम साहब ने कहा ठीक है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
उन्होंने काम करना शुरू किया। 1956 में, 48 के 8 साल बाद 1956 में उनकी पहली पुस्तक आई, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक 1। और उस पुस्तक में उन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों को मानव व्यवहार के 3 पक्ष के आधार पर 3 भागों में बांटा, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोविज्ञात्मक। उसी पुस्तक में ज्ञानात्मक उद्देश्य को 6 भागों में बांटा था। फिर उन्होंने कहा दोबारा भी मैं करूंगा। दूसरी बार उन्होंने 56 के फिर 8 साल बाद 1964 में इस बार क्राथवाल और मसीहा साहब के साथ मिलकर, किताब का नाम वही था, हैंडबुक 2, लेकिन इस पुस्तक में भावात्मक पक्ष को कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांटा। ठीक है, यहाँ आते आते ब्लूम साहब थक गए, बोले ठीक है मेरा काम हो गया। घर पे लड़ाई वड़ाई होने लगी, बीवी नाराज रहने लगी है, अब मैं किसी भी प्रकार के उद्देश्य का वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं करूंगा। यानी KGF चैप्टर 3 को उन्होंने खुला छोड़ दिया, बोला मैं नहीं ला रहा। जब ब्लूम साहब नहीं आए तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, ब्लूम साहब ने कभी भी ब्लूम के द्वारा मनोगत्यात्मक या साइकोमोटर, जिसे आप क्रियात्मक भी बोलते हैं, मनोगत्यात्मक पक्ष का वर्गीकरण कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया। ब्लूम साहब ने कभी मनोगत्यात्मक या साइकोमोटर पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया। जब ब्लूम साहब ने वर्गीकरण नहीं किया तो बहुत से वैज्ञानिक कूद पड़े। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा मौका है, इतना बढ़िया काम उन्होंने कर रखा है, हम कर लेते हैं। तो 3 वैज्ञानिक मुख्य रूप से थे जिन्होंने आगे जाके साइकोमोटर वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कौन कौन से थे? भारत के दवे साहब, हैरो और सिम्पसन। दवे, हैरो और सिम्पसन। दवे ने कितने भागों में किया वर्गीकरण? 5 भागों में। हैरो ने कितने में किया था? 6 में। और सिम्पसन ने पहले तो 5 में था, उसके बाद में 2 और बढ़ गए, कुल मिला के कितने भागों में वर्गीकृत किया? 7 भागों में। तो ये ब्लूम के तीनों भागों का वर्गीकरण हुआ। ब्लूम का दूसरे भाग, भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण, ब्लूम और क्राथवाल और मसीहा ने किया था। उसके बाद में ब्लूम साहब ने कहा कि अब मेरे से काम नहीं होगा, तो 3 वैज्ञानिक और आगे, RH दवे, AJ हैरो, EJ सिम्पसन। दवे साहब ने क्रियात्मक पक्ष या मनोगत्यात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। हैरो साहब ने कितने में बांटा? 6 में। और सिम्पसन महोदय ने कितने में बांट दिया था? 7 में। तो ये कुल मिला के शिक्षण के उद्देश्यों का पूरा वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया। लेकिन उसके बाद 2001 में एंडरसन और क्राथवाल, जो क्राथवाल पहले ब्लूम के साथ थे, उन क्राथवाल महोदय ने एंडरसन के साथ मिलकर ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अब इसमें हुआ क्या था ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? वर्ष 2001 में। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? एंडरसन और क्राथवाल के द्वारा। ठीक है, यहाँ कुल मिला के शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण पूरा हो गया था। इसके कुछ और वैज्ञानिक और हैं जिन्होंने भी शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, जिसमें गाइने, एंडरसन, मेरिल, रायलथ, मूर, ये नाम कभी कभार पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये कुल मिला के ऐसे शिक्षा शास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो ये वर्गीकरण की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। एक बार फिर मैं बताता हूँ संक्षिप्त में, जल्दी से, कैसे कैसे हुआ है ये। सबसे पहले हमने देखा था कि, देखिए यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि 1948 में बोस्टन में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये तय किया गया कि शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण होना है। उसी मीटिंग में बेंजामिन एस ब्लूम साहब थे, उन्हें अध्यक्ष बना दिया एक कमेटी ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एग्जामिनर्स का, और इनको काम दे दिया गया कि आप शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत करोगे। तो ब्लूम और उसके साथियों के द्वारा सबसे पहले 1956 में टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स नामक पुस्तक निकाली गई। इस पुस्तक में इन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था, और ये 3 भाग मानव व्यवहार के 3 पक्ष पर आधारित थे। 3 भाग कौन कौन से थे? ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। इसी पहली पुस्तक में इन्होंने ज्ञानात्मक को आगे जाके 6 भागों में बांटा। तो पहली पुस्तक में कुल मिला के 2 काम हुए थे। शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, और तीनों भागों का जो पहला भाग था ज्ञानात्मक, उसको 6 भागों में वर्गीकृत किया गया था। उसके बाद में 1964 में 1964 में दूसरी पुस्तक आई। इस बार ब्लूम के साथ मसीहा और क्राथवाल महोदय थे।
इन्होंने मिलके 1964 में भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा। 64 के बाद ब्लूम साहब ने कहा अब मैं नहीं करूंगा। तो मनोगत्यात्मक पक्ष का वर्गीकरण कभी भी बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में बहुत से वैज्ञानिक कूद पड़े। 3 बड़े इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक थे, आरिस दवे, एजे हेरो, ईजे सिम्पसन। मनोगत्यात्मक का पक्ष का वर्गीकरण इन तीनों ने किया। दवे साहब ने कितने भागों में किया था? 5 भागों में। हेरो साहब ने 6 भागों में और सिम्पसन साहब ने 7 भागों में। यहाँ शिक्षण के तीनों उद्देश्यों का वर्गीकरण हो गया। लेकिन एंडरसन और क्राथवाल ने ब्लूम के वर्गीकरण को संशोधित करके वर्ष 2001 में पुनः प्रस्तुत किया था। इसके अलावा कुछ और वैज्ञानिक थे, गाइने, एंडरसन, मेरिल, रायलत, मूरे। ये ऐसे और वैज्ञानिक थे जिन्होंने भी अपने अपने स्तर पर कुछ शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ये आज की क्लास में हमने ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं थी ये बाकी की बातें, केवल एक वर्गीकरण का इतिहास देखा था कि ये वर्गीकरण प्रस्तुत कैसे किया गया था। अब एक एक करके हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्लूम की ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण क्या था, इसमें किस किस प्रकार के उद्देश्य होते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, सभी को एक एक करके अगली क्लासेस में करेंगे। धन्यवाद।